तो कल जो लास्ट हमारी बात हुई थी वो चरक संहिता में प्रमाण चार आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान युक्ति और सुश्रुत में युक्ति की जगह उपमान प्रमाण का उल्लेख है, ये एक चीज हमने देखी थी। प्लस ये आप्तोपदेश कह लो चाहे आगम कह लो, दोनों का एक ही मतलब होता है। और इसके अलावा कि युक्ति प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान में ही हो जाता है। इतनी बात हम लोगों ने की थी। साथ में जयंताक्ष वेद का उल्लेख हेमंत ऋतु में बताया आचार्य चरक ने। और खुड्डाक शब्द जो देख पा रहे हो, ये जब हम वातरक्त रोग पढ़ेंगे, वातरक यानी गाउटी आर्थराइटिस, तो वहां पर देखेंगे कि खुड्डाक यानी स्मॉल जॉइंट्स में होने वाली डिजीज है। तो पैर के अंगूठे में नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि वहां से डिजीज शुरू होती है। चलो लिखना चाहो तो एक दो पॉइंट लिख लो, बता देता हूँ मैं। तो एक काम करोगे, तीन कॉलम बना लो। एक तरफ लिख लो ओए और ब्रैकेट में लिख लेना संधिवात। संधिवात। दूसरा लिखो आर ए और ब्रैकेट में लिखेंगे आमवात। तीसरा लिखिए जी ए और ब्रैकेट में लिखिए वातरक्त। वातरक्त। ठीक है, इन तीनों के कुछ फैक्टर्स हैं जिनको डिस्कस यहाँ कर लेते हैं। तो ओए कैसी व्याधि है, तो इसके नीचे लिख लोगे डीजनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर, कि एज के साथ डिजनरेशन होता है जॉइंट्स के अंदर, तो वैसी व्याधि है ओए, डीजनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर। आर ए में लिख लेंगे ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून, आर ए, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। और तीसरा है जी ए। जी ए गाउटी आर्थराइटिस, तो यहां लिख लोगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक। और ब्रैकेट में लिख भी सकते हो प्यूरिन प्रोटीन जो है उसकी मेटाबॉलिज्म जो है गड़बड़ा जाती है। फिर बोल रहा हूँ, ओए है डिजनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर, आर ए है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और जी ए है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें प्यूरिन एक प्रोटीन होता है उसकी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाती है। ओए ओल्ड एज की डिजीज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ रिलेट करते हैं हम लोग, तो ओल्ड एज में होने वाली कंडीशन है। आर ए जो है वो यंग एज में ज्यादा देखी गई है, आर ए, तो यंग एज की डिजीज है। इसमें भी लिख सकते हो कि अब फीमेल जो है वो ज्यादा प्रोन है, मतलब महिलाओं को ज्यादा होता है आर ए। और जीए का ऐसा कुछ एज के साथ नहीं है, लेकिन ऐसा लिख सकते हो चाहो तो कि जनरली हिस्ट्री मिलती है कि प्रीवियस नाइट को पेशेंट ने नॉनवेज खाया होता है, अल्कोहल पिया होता है, और अगली मॉर्निंग में उसको ये समस्या हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख सकते हो कि ओस्टियोआर्थराइटिस जो है ओए, ये किन जॉइंट्स के अंदर होती है, तो लिख लो वेट बियरिंग जॉइंट्स, जैसे नी जॉइंट, नी, और हिप जॉइंट, जो वजन उठाते हैं मेनली हमारा, तो नी जॉइंट और हिप जॉइंट। आर ए लिख लोगे स्मॉल जॉइंट्स, आर ए स्मॉल जॉइंट्स में इन्वॉल्व करता है। और जीए में स्पेशली लिख लोगे कि स्टार्ट कहाँ से होती है, तो पैर के अंगूठे से। और वहां जो इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है पैर के अंगूठे में, उसका नाम होता है पोडेग्रा साइन। नाम लिख लेंगे पोडेग्रा साइन, ये पूछा जाता है पोडेग्रा साइन। तो इन्फ्लेमेशन जो स्टार्ट होता है जनरली पैर से व्याधि स्टार्ट होती है ऐसा माना जाता है। और पैर के अंगूठे में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो होता है पोडेग्रा साइन। इसमें थोड़ा सा और लिखना चाहो कि पैर के अंगूठे से ही क्यों स्टार्ट होती है व्याधि, तो बेटा इसमें मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स होते हैं, MSU। लिख लो मोनोसोडियम यूरेट। मोनोसोडियम यूरेट, तो ये क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्रिस्टल्स कहाँ बनते हैं, जहां पे प्रॉपर कह लो ब्लड की सप्लाई नहीं है, जहां पे बॉडी टेम्परेचर कम होता है, तो वहां क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो हमारे शरीर में हमारे दिल से अगर आप देखो सबसे दूर जो हिस्से हैं वो हमारे हाथ हैं, मतलब उनका डिस्टल पार्ट जो बिल्कुल, ठीक है, हमारा सिर है कह लो, और हमारे पैर होते हैं। तो इसीलिए पैर देखा जाए तो सबसे दूर पड़ता है ना हार्ट से, तो वहां पे क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। तो इसीलिए पैर के अंगूठे से स्टार्ट होती है व्याधि। और दूसरा इसका कारण मानते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटी की वजह से भी जो भारी चीजें होंगी वो नीचे की तरफ ही जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी चीजें पैर के अंगूठे में जाके वहां पे ये लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे आपने आरए में लिखा, माफ करें जीए में लिखा पोडेग्रा साइन, इसी तरह चाहो तो मेन डिफॉर्मिटी आप लिख सकते हो इसमें, रूमेटोइड आर्थराइटिस के अंदर आरए के अंदर वो पूछी जाती है, तो लिख लेंगे अल्नर डेविएशन। अल्नर डेविएशन, जॉइंट्स जो है वो ऐसा लगता है कि अल्नर साइड में मतलब जा रहे हैं, मुड़ रहे हैं उधर को, तो अल्नर डेविएशन बोलते हैं उसको। दूसरा एक लिख लो स्वान नेक डिफॉर्मिटी। स्वान
नेक डिफॉर्मिटी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ओए में भी लिखना चाहो तो लिख लो, हैबर्डन्स नोड्यूल्स, हैबर्डन्स नोड्यूल्स। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये साइन रह गए हैं तो बेटा एक आपको बताया, शुरुआत से अगर देखें ओए के अंदर आपको बताया हैबर्डन नोड्यूल्स। ठीक है, आप देखोगे ये जो इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स होते हैं हमारे, तो ये बहुत मोटे मोटे दिखाई देंगे, कभी ओए का कोई क्लासिकल पेशेंट मिलेगा देखोगे। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हैबर्डन नोड्यूल्स। फिर आरे की हमने बात की, वहां अल्नर डेविएशन मिलता है, तो अल्ना की तरफ डेविएशन मिलेगा, जॉइंट थोड़ा घूमे हुए मिलेंगे उधर को। दूसरा एक स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखते हो, स्वान नेक डिफॉर्मिटी दो मिलती है वैसे, एक स्वान नेक होती है, एक बोटेनियस डिफॉर्मिटी होती है, दोनों अपोजिट होती है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, और एक दूसरी लिख लो बोटेनियस, बोटेनियर्स स्पेलिंग चेक कर लेना, BOUTI, BOUTI डबल NER एपोस्ट्रोफी S, बोटेनियर्स डिफॉर्मिटी। इसी का एक नाम होता है और बटन होल डिफॉर्मिटी, बटन होल डिफॉर्मिटी बोलते हैं उसको। अगर जानना चाहो तो बता दे रहा हूँ हल्का सा। देखो जो स्वान डिफॉर्मिटी होती है ना, वो होती है आपका जो बिल्कुल डिस्टल जॉइंट होता है। जैसे अगर मैं इमेज बना दूं, बल्कि आपको दिखा देता हूँ ना, छोड़ो, आप देख ही लो, इमेज देख लो, तो आपको याद रह जाएगा, वरना तो भूल जाओगे। एक मिनट। यहाँ देख पा रहे हो स्क्रीन पर आप, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, देखो अंगूठा देख लो बना हुआ है जो, स्वान नेक डिफॉर्मिटी तो दिख रहा होगा, जैसे स्वान होता है ना, जैसे हंस होता है, तो उसकी गर्दन जैसे दिखाई दे रही है बिल्कुल, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। तो इसको आप याद रखना, देख लेना हल्का सा, बाकी पढ़ लेंगे बाद में जब आएगा। फिलहाल वापस चलते हैं। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट था हमारा? ठीक है, तीनों की बात हो गई, कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट आपको लिखा है मैंने, तीनों जो डिजीज लिखवाई है, इसी में ये और लिख लो कौन सा गुगलू इस्तेमाल करते हैं, लोग सवाल पूछ लेते हैं। तो जो पहली कंडीशन थी ओए, ओस्टियोआर्थराइटिस यानी संधिवात, वहां लिख लोगे योगराज गुगलू, योगराज गुगलू। आमवाद में लिख लोगे सिंहनाथ गुगलू, आमवाद सिंहनाथ गुगलू। और जो लास्ट है यानी वातरक, वहां लिख लोगे केशोर गुगलू। लिख लेना है ना, मैंने लिख दिया स्क्रीन पे भी। तो योगराज गुगलू ओए के अंदर, सिंहनाथ गुगलू आरए के अंदर, और केशोर गुगलू जीए के अंदर, गाउटी आर्थराइटिस। आगे चलिए। तो लास्ट बात थी जेनताक और खुड्डाक शब्द जो है, ये बौद्ध दर्शन से आए हैं। जो चरक संहिता में आपको दो शब्द मिलते हैं, ये बौद्ध दर्शन से आए हैं। खुड्डाक का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, छोटा। तो जैसा मैंने कहा कि वातरक्त तो स्मॉल जॉइंट्स की डिजीज होती है, वो भी पैर के अंगूठे से स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए खुड्डाक शब्द आया वहां। चरक सूत्र 16 में स्वभावपरमवाद का उल्लेख है, जो षडभंगुरवाद बौद्ध दर्शन का है, उससे लिया गया है। इसका मतलब है चीजें स्वभाव से ही उपरम की अवस्था में जाती हैं, नष्ट होने की ओर चली जाते हैं। तो पूछा जाएगा सवाल कि चीजों के नष्ट होने में क्या कारण है, आपको लगाना है कि नष्ट होने में कोई कारण नहीं है, या फिर स्वभाव, कि स्वभाव से ही चीजें नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलिए। आचार रसायन चरक की मौलिक देन है। आचार रसायन क्या है? कि चरक संहिता में आप जब चिकित्सा एक पढ़ोगे, आज सबको याद हो गए होंगे चैप्टर, उम्मीद करता हूँ। तो चिकित्सा एक पढ़ोगे, उसके चार पाद है ना, चार अलग अलग चैप्टर हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो वहां चरक ने रसायन बताया है, कुछ ऐसे द्रव्य जिनका कह लो कि बिल्कुल चमत्कारी प्रभाव होता है, कि आप किसी डिजीज में यूज करो बहुत जल्दी आराम हो जाए, इस तरह के द्रव्य बताए हैं। ठीक। फिर उन्होंने आगे चल के बता दिया
कि कुछ व्यवहार में ऐसी चीजें आप ला सकते हो जिससे आपको वही लाभ मिलेगा जो रसायन लेने से लाभ मिलता है, तो उसी को कह दिया आचार रसायन, यानी आपके व्यवहार में बदलाव लाने के लिए कि उससे भी वही लाभ मिलता है। ठीक, तो ये चरक की मौलिक देन है, मतलब कहीं और नहीं मिलती ये चीज देखने को। तो याद रखेंगे, आचार रसायन चरक की मौलिक देन है। चरक संहिता में आतुरालय का उल्लेख चरक सूत्र 15 में है। कुमारागार का उल्लेख चरक शारीर 8 के अंदर है, और यहीं पे साथ साथ सूतिकागार का भी उल्लेख देख पा रहे हो, चरक शारीर 8 में ही सूतिकागार का भी उल्लेख है। और चरक कल्प 1 में भेषजागार का उल्लेख है। नाम से समझ आ रहा होगा, आतुरालय यानी पेशेंट्स का जो डिपार्टमेंट है, आईपीडी कह लो इसको चाहे तो। और कुमारागार यानी बच्चों का जो डिपार्टमेंट है, सूतिकागार तो डिलीवरी के बाद महिलाएं जहाँ रहे हैं वो जगह, और भेषजागार जहाँ मेडिसिन रखनी है। ठीक है, तो इन सबका रेफरेंस कहाँ कहाँ है वो याद होना चाहिए आपको। तो चरक सूत्र 15 में आतुरालय का उल्लेख है, शारीर 8 के अंदर बच्चा और उसकी माँ यानी कुमारागार और सूतिकागार दोनों का उल्लेख है। कल्प 1 के अंदर भेषजागार का उल्लेख है। इन सब में एक शब्द आया, निवात प्रवात एक देशेषु, मतलब ये ऐसी जगह बने होने चाहिए जहां डायरेक्ट एयर ना आती हो, एक फिक्स प्लेस हो, ये मतलब है कहने का, तो देख लेना। यही लिखा है, आचार्य काश्यप ने आतुरालय को अरिष्टागार कहा, और सुश्रुत ने सूतिकागार को अरिष्टम या अरिष्टागार कहा। तो याद रखेंगे, आचार्य काश्यप ने आतुरालय को अरिष्टागार कहा, अरिष्टागार शब्द आतुरालय के लिए जहां पेशेंट को रखते हैं। और सा से सुश्रुत, सा से सूतिकागार, सुश्रुत ने सूतिकागार को अरिष्टम या अरिष्टागार कहा। सुश्रुत वाले आंसर याद करने की ट्रिक है कि सा से सुश्रुत, उनके ज्यादातर जवाब सा से होंगे, तो ये चल के हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो सुश्रुत ने सूतिकागार को अरिष्टम या अरिष्टागार कहा। ये सवाल पूछ चुका है, किस आचार्य ने आतुरालय को अरिष्टागार कहा, ये सवाल आ चुका है पीछे भी। नेक्स्ट देखेंगे विष्णु सहस्त्रनाम पाठ विषम ज्वर की शांति के लिए। ओरिजिनली चरक संहिता में हम देखेंगे, चरक चिकित्सा 3, वहां ऐसा लिखा हुआ है कि विष्णु भगवान का पाठ जो है, ये विष्णु सहस्त्रनाम, ये सभी ज्वरों को नष्ट करता है। लेकिन काफी टाइम से क्वेश्चन यही चला आ रहा है कि विष्णु सहस्त्रनाम पाठ क्या नष्ट करता है, तो विषम ज्वर, विषम ज्वर को भी करता है, रियल में ऐसी बात है। ठीक, तो आप दोनों बातें याद रखना, जो पूछे आंसर लगा देना। सर्व ज्वर दिया हो तो उसको भी लगा सकते हो वहां पे। यही देख रहे हैं हारित संहिता, वहां ज्वर के अंदर भगवान रुद्र और हनुमान की पूजा करने को लिखा है, तो रुद्र और हनुमत पूजन हारित ने बताया ज्वर के अंदर। भेल ने वृषभ ध्वज पूजन करने के लिए कहा है, ठीक है, वृषभ के मेढ के लिए। तो भेल वृषभ ध्वज पूजन ज्वर के अंदर। अच्छा, इस चिकित्सा को बताया क्यों गया, उसका इंपॉर्टेंस समझ लो। देखो, रोग होने में दो कारण मेनली हम मानते हैं। ठीक है, एक तो हो गया कि मान लो कोई दोष है उसकी वजह से हो गया, और एक हो गया कर्म की वजह से, आपने कोई बुरे काम कर दिए, कहते हैं ना कि कर्मा, कि ये कुछ गलत किया तुरंत उसका फल मिला। तो जो कर्मज रोग होते हैं, उनकी चिकित्सा बताई गई है इस तरह की, जहां देवताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसको हम बोलते हैं देव व्यापाश्रय चिकित्सा। ठीक है, देव व्यापाश्रय चिकित्सा होती है जहां मंत्रों का यूज कर रहे हैं, देवताओं के लिए मान लो व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं कि उनको खुश करने की, हमने कुछ गलत किया, वो चीज हमारी माफ हो जाए, कहने का मतलब। लेकिन ज्वर में भी ये बात आई है, ज्वर के अंदर भी ये उल्लेख आया है, तो आप याद रख सकते हो कि ज्वर एक दोषज विकार है जहां पे देव व्यापाश्रय चिकित्सा का उल्लेख आया है, इसलिए जरूरी है ये बात। ठीक है, जबकि दोषज रोगों में हम क्या करते हैं, हम युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा करते हैं, कि कोई ट्रीटमेंट कोई दवा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके साथ साथ ये चिकित्सा बताई गई। चरक विमान 8, दशविध परीक्षा भाव बताए गए, दशविध धातु परीक्षा बताई गई, जो चरक की मौलिक देन है, यानी ये भी कहीं और नहीं मिलते हैं, पढ़ेंगे इनको वहीं विमान 8 में। तो दशविध परीक्षा भाव, दशविध धातु परीक्षा, ये भी चरक की मौलिक देन है। षड्विध परीक्षा आचार्य सुश्रुत ने बताई है, बहुत बहुत जरूरी है, लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, षड्विध परीक्षा किसकी है, आचार्य सुश्रुत की है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पंच इंद्रियों के द्वारा परीक्षा, पंच इंद्रियों से लिख लो यहीं पे, आगे पढ़ाऊंगा, प्लस प्रश्न करना। ठीक है, तो सवाल ये पूछा जाता है सुश्रुत में कि षड्विध परीक्षा किसने दी, तो सुश्रुत ने दी। और दूसरा पूछते हैं कि किस आचार्य ने रसनेन्द्रिय द्वारा भी परीक्षा करने की बात कही है। अब क्योंकि पांचों इंद्रियां इन्होंने कह दी, तो उसमें रसनेन्द्रिय की बात भी आ गई है। ठीक है, तो यहीं लिख सकते हो ऑल्सो रसनेन्द्रिय द्वारा परीक्षा, जिससे वो पॉइंट हाईलाइट हो जाए। ठीक है, आगे देखें, अष्टविध परीक्षा, ये योग रत्नाकर ने बताई है। अगेन चाहो तो लिख सकते हो, नाड़ी, मूत्रम, मलम, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक, आकृति। लिखने में बिल्कुल आलस मत किया करो, लिख लिया करो, जरूरी चीज है, तभी लिखता हूं मैं, और तभी मुझे भी याद है। बार बार कहता हूँ, अगर कोई चीज मुझे याद है मतलब वो बहुत जरूरी बात है, तभी मुझे याद होगी।
वरना याद करने के लेवल पे आपसे वीक ही हूं मैं, तो मुझे याद है तो जरूरी है। ठीक। तो नाड़ी मूत्र मलम जीवा, शब्द स्पर्श द्रग आकृति, मतलब है नाड़ी की परीक्षा करनी चाहिए, मूत्र की परीक्षा, मल जीवा, शब्द मतलब बोल पा रहा है प्रॉपर नहीं, स्पर्श की परीक्षा की छू के देखना, पैल्पेट करना, द्रक द्रक मतलब है देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा, और आकृति व्यक्ति की आकृति देख लो कि देखने में ज्यादा स्थूल तो नहीं है, ज्यादा कृश तो नहीं है। क्लियर। तो पहली परीक्षा जो है इसमें नाड़ी परीक्षा है, स्पेशली याद रखना प्रथम परीक्षा कौन सी है इनकी, तो नाड़ी परीक्षा। और ये पूरे 8 याद होने चाहिए क्रमशः। ठीक। वाग्भट, उन्होंने त्रिविध परीक्षा बताई, तो वाग्भट है यहाँ, और चाहो तो यही लिख लो ओब्लिक करके भाव प्रकाश, दोनों ने बताई है, वाग्भट और भाव प्रकाश। दर्शन स्पर्शन प्रश्न परिच्छेद 4 होगी नाम। तो 3 चीजें हैं, दर्शन करना है, स्पर्शन करना है, और फिर प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं कि वाग्भट और भाव प्रकाश ये दोनों क्या है, पुलिस में डीएसपी हैं, पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पे हैं। डीएसपी यानी दर्शन स्पर्शन प्रश्न। याद रखना क्रम का बहुत रोल होता है, आप क्रम नहीं गड़बड़ कर सकते अपने मन से कि आपको लगे मुझे तीनों याद है, क्रम कुछ भी कह दो, नहीं, इसी क्रम में याद करना है, यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि पहली परीक्षा कौन सी है, दूसरी कौन सी है, ऐसा करके। चरक की अगर हम बात करें चिकित्सा 25 में, उन्होंने भी त्रिविध परीक्षा बताई, दर्शन प्रश्न स्पर्शन, देख रहे हो क्रम थोड़ा चेंज हुआ है वही 3। तो यहाँ क्या क्रम हुआ, डीपीएस। डीपीएस स्कूल है जैसे दून पब्लिक स्कूल या दिल्ली पब्लिक स्कूल, याद कर सकते हो। डीपीएस तो चरक डीपीएस में पढ़ते थे, दर्शन प्रश्न स्पर्श। नेक्स्ट देखेंगे तंत्र युक्तियां, तो तंत्र युक्ति है क्या पहले वो समझ लो। तो तंत्र युक्ति को बेटा सामने लिख सकते हो कि टूल, टूल टू अंडरस्टैंड शास्त्र। ठीक है, ये टूल्स हैं हमारे जिसकी सहायता से हम शास्त्र को आसानी से पढ़ सकते हैं, कि अगर हमें इसकी नॉलेज हो तो हम आसानी से पढ़ लेंगे। जैसे आप इंग्लिश पढ़ने जाते हो तो पहले ग्रामर थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो उसी तरह वाला पार्ट है, समझ लो शास्त्रों को पढ़ने की ग्रामर है तंत्र युक्तियां। ठीक है, तो सुश्रुत और कौटिल्य ने 32 तंत्र युक्तियों का उल्लेख किया, 32। चरक और वाग्भट ने 36, यानी 4 एक्स्ट्रा हैं, तो 4 के नाम यहाँ लिखे हुए हैं जो 4 एक्स्ट्रा हैं। प्रयोजन प्रत्युत्सार संभव और उद्धार, ये 4 एक्स्ट्रा हैं। भट्टार हरिश्चंद्र उनकी 40 है, कौन सी 4 एक्स्ट्रा वो भी लिखी हुई है, परिप्रश्न हेतु व्याकरण व्युत्क्रांता विधान। ठीक है, सवाल कभी देखा नहीं इनके ऊपर पूछे गए हो, लेकिन फिर भी आप देख लेना अच्छे से एक बार। तो सुश्रुत कौटिल्य 32, नंबर बहुत जरूरी है। सुश्रुत कौटिल्य 32, फिर चरक वाग्भट 36, भट्टार हरिश्चंद्र 40, और भाव प्रकाश 42। याद करने वाली बात है, आपको कल पढ़ाया था मैंने कि चरक का सामंजस्य जो है वो कौटिल्य के साथ भी किया जाता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ऐसा मत समझ लेना कि चरक ने और कौटिल्य ने बराबर बताई होंगी तंत्रोक्ति। कौटिल्य की सुश्रुत जैसी है 32, और चरक और वाग्भट की 36 है। ठीक, भट्टा हरिश्चंद्र 40, और सबसे ज्यादा भाव प्रकाश उनकी 42। नेक्स्ट देखोगे, चरक संहिता में 10 प्राणायतन बताए गए, यानी 10 ऐसे स्थान जहां हमारे प्राण रहते हैं। यही ब्रैकेट में लिख सकते हो, सुश्रुत प्राण, द्वादश और एकादश दोनों बताया उन्होंने, 12 या 11। ब्रैकेट में लिख लोगे सुश्रुत प्राण, तो उनके प्राण कितने हैं, द्वादश यानी 12, और एकादश 11। तो ऑप्शन को देखना, आपको 12 दिया हो तो पहले 12 लगाना, 11 दिया हो तो फिर 11 लगाना, पहले 12 कंसिडर करोगे। नेक्स्ट है गर्भ की परम आयु कितनी होती है, तो 100 ईयर्स। परम आयु मतलब कि मैक्सिमम कितना एक्सपेक्टेंसी है आज के टाइम में लाइफ की, तो 100 ईयर्स जी सकता है एक गर्भ जो है वो 100 साल तक जिएगा मतलब। चरक संहिता मौलिक सिद्धांत और काय चिकित्सा का उपजीव्य ग्रंथ है, यानी काय चिकित्सा के अंदर आपको मौलिक सिद्धांत मिलेंगे, है ना, शुरू के जो 14-15 चैप्टर हैं वहां हम लोग मेनली सिद्धांत ही पढ़ रहे होते हैं। और दूसरा काय चिकित्सा का ग्रंथ है मेनली, तो चिकित्सा स्थान तो पूरा है ही काय चिकित्सा। चरक संहिता में 108 प्रकार की वेदनाएं बताई गई हैं, कि वेदना 108 प्रकार की है, यही चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो शूल, है ना, ये तो वेदना लिखा है। शूल शब्द की अगर हम बात करें, शूल प्रथम उल्लेख, तो लिखो सुश्रुत, और यही लिखोगे पृथक अध्याय में उल्लेख, सेपरेट चैप्टर दिया, पृथक अध्याय, तो वो कौन है, माधव। माधव। ठीक है, तो शूल का प्रथम उल्लेख सुश्रुत ने किया, लेकिन पृथक अध्याय में उल्लेख, सेपरेट चैप्टर बना दिया, वो माधव ने किया है। सुश्रुत ने जो शूल को बताया है वो गुल्म का उपद्रव बताया है, कि गुल्म की वजह से होता है कहने का मतलब, तो लिख सकते हो सुश्रुत ने शूल को गुल्म का उपद्रव बताया।
ठीक है, आगे देखते हैं। चरक सूत्र स्थान 4, द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण देखने को मिलता है। तो सूत्र 4 में क्या है बेटा, महाकषाय लिखे हुए हैं चरक के। तो महाकषाय जो लिखे हुए हैं वो कर्म के आधार पर लिखे हुए हैं कि भाई ये लेखन करने वाले द्रव्य हैं, तो नाम लिख दिया लेखनीय महाकषाय। ये शोथ को हरने वाले द्रव्य हैं, तो शोधहर महाकषाय। समझ में आया? तो फंक्शन के नाम पे डिवीजन हुआ है चरक सूत्र 4 में, द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण। तो 50 महाकषाय यहीं पर आए हैं। इसी चैप्टर के अंदर पंचविध कषाय कल्पना का भी उल्लेख है, चाहो तो लिख सकते हो चैप्टर 4 में ही। जो आप पंच कषाय कल्पनाएं पढ़ते हो, स्वरस कल क्वाथ हिमफांट, उनका उल्लेख भी है। चरक सूत्र 27 में द्रव्यों का रचनात्मक वर्गीकरण है, वहां द्रव्यों को 12 वर्गों में बांटा है। तो सूत्र 4 में कर्मात्मक वर्गीकरण, और सूत्र 27 में वो देखने में कैसे लगते हैं, रचनात्मक, उस आधार पर वर्गीकरण किया है। तो सूत्र 4 में 50 महाकषाय बताए, सूत्र 27 के अंदर 12 वर्ग बताए हैं द्रव्यों के। चरक शारीरेख में कुल 23 प्रश्न पूछे गए हैं। देखो पूरी चरक संहिता कैसे लिखी हुई है कि स्टूडेंट सवाल कर रहा है और टीचर उसका जवाब दे रहा है। ठीक है, तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि चरक शारीर एक में 23 प्रश्न कुल पूछे गए, और चरक शारीर 2 के अंदर 36 प्रश्न पूछे गए। तो याद कर लेना, एक में 23 और 2 में 36 प्रश्न। सुचिता, शारीर स्थान में संभाषा कहाँ कहाँ आई है? सर चैप्टर नंबर 3 and 6 3 और 6 के अंदर। चरक से। ठीक है। अनंत, कुल कितनी संभाषाएं आई हैं चरक संहिता के अंदर? 7। 7 संभाषाएं। समर्थ, चरक सूत्र स्थान में कहाँ कहाँ आई है संभाषाएं? समर्थ, सूत्र स्थान में कहाँ आई है? समर्थ नहीं तो और कोई जिसको आता हो जवाब दे सकता है, जब कोई डिले करे तो जिसको आता हो एक जवाब। 1 12 12 25 25 ठीक है, 26। तो 1 12 25 26 4 जगहों पर। ठीक है, वापस आ जाओ, देखते हैं आगे। तो चरक शारीर स्थान एक में कुल 23 प्रश्न है, शारीर 2 में कुल 36 प्रश्न पूछे गए हैं। चरक क्लब की स्थापना, ठीक है, लोग इंस्पायर होते हैं, कोई फेमस होता है तो उसके नाम से क्लब बना लेते हैं। तो चरक क्लब की स्थापना 1898 में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हुई, किसने की? बाय प्रोफेसर ओसलर। तो चरक क्लब 1898 न्यूयॉर्क, बाय प्रोफेसर ओसलर, याद रखेंगे। वायु का वर्णन चरक संहिता में भगवान विष्णु के रूप में आया। पुरुष को 16 कलाओं से युक्त बताया गया। कला क्या कहते हैं? कला ब्रैकेट में लिख लो, यही कला का मतलब है गुण। तो वायु का वर्णन भगवान विष्णु के रूप में आया है। इवन आप शारंगधर में भी पढ़ोगे ना, वहां पहली बार श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का उल्लेख है, रेस्पिरेशन का, शारंगधर के अंदर। तो उन्होंने भी ऐसे लिखा है, आपको अगर शब्द ध्यान हो, किसने अगर पढ़ा हो तो, विष्णु पदामृतम, कि भगवान विष्णु के पैरों का अमृत, वहां एक शब्द आया है। और दूसरा है पीतवाचा अंबर पीयूषम, मतलब एक पीयूष शब्द आया है। तो इस पे सवाल भी आ चुका है कि शारंगधर ने जो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का उल्लेख किया है, तो उसमें दो शब्द आए हैं कि विष्णु के पैरों का अमृत और पीयूष। इससे क्या समझते हो? तो इससे हम समझते हैं बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, इससे हम O2 समझते हैं, ऑक्सीजन। तो ये सवाल आ चुका है एग्जाम के अंदर। एक बार फिर बताना। बेटा आचार्य शारंगधर ने जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है हमारी, सांस हम कैसे लेते हैं, इसका उल्लेख किया। तो उसमें उनका पूरा श्लोक जो है ना, वहां दो शब्द आए हैं। एक तो ये वाला है जो पहला शब्द लिखा है यहाँ स्क्रीन पर आपके, विष्णु पदामृतम, यानी विष्णु के पैरों का अमृत। जैसे पूजा में लोग पीते हैं ना चरणामृत, कि भगवान के चरणों पे कुछ चढ़ाया उसका फिर वो जल ग्रहण करते हैं। तो विष्णु पदामृतम, और एक शब्द आया पीयूष। तो इनके ऊपर सवाल आता है कि इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है उस श्लोक के अंदर। तो ये ऑक्सीजन के लिए संभवतः इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से है कि जो हम श्वास बाहर छोड़ते हैं वो बाहर से फिर वापस शरीर के अंदर जाती है, विष्णु के पैरों का अमृत लेते हुए। तो वो अमृत क्या है, मतलब कि बाहर से जाके ऑक्सीजन दोबारा से लेके हमारी बॉडी में एंटर करती है। इस तरह की बात लिखी हुई है, शारंगधर ने कहा है। ठीक। तो वायु का वर्णन भगवान विष्णु के रूप में है, पुरुष को 16 कलाओं से युक्त बताया। यही देख पा रहे हो, सुश्रुत उत्तर तंत्र 66 में पुरुष को 16 कलाओं से युक्त बताया गया है। सुश्रुत ने भी ऐसे ही बताया कि पुरुष 16 कलाओं से युक्त है। कहाँ? उत्तर तंत्र 66 में, लास्ट चैप्टर है उनका उत्तर तंत्र का है। वहां प्राण एकादश बताए, अभी आपको लिखवाया मैंने कि सुश्रुत के अनुसार प्राण द्वादश या एकादश। कुल रोगों की संख्या 1120 बताई है उन्होंने। 1120 कुल रोग कितने होते हैं? 1120। और कुल कितने द्रव्यों का उल्लेख उन्होंने किया? 573, 573। तो बिल्कुल याद रखना है आपको कि सुश्रुत उत्तर तंत्र 66 में पुरुष को 16 कलाओं से युक्त बताया गया, प्राण एकादश, रोग 1120, और द्रव्यों की संख्या 573, 573।
नेक्स्ट देखिए, अब आ जाती है बेटा चरक के ऊपर जो टीकाएं लिखी हुई हैं। ठीक है, ध्यान से देखोगे, ये सारी टीकाएं आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो पहली टीका का नाम है चरकन्यास। चरकन्यास भट्टार हरिश्चंद्र ने लिखी है, ये पहली टीका है चरक के ऊपर। इन्हीं भट्टार हरिश्चंद्र ने खरनाथ संहिता का भी प्रति संस्कार किया है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, पूछ लिया जा चुका है क्वेश्चन कि इनमें से कौन खरनाथ संहिता के प्रति संस्कर्ता है। तो भट्टार हरिश्चंद्र। ठीक है, तो चरक की पहली टीका चरकन्यास, बहुत बहुत जरूरी है, मतलब बिल्कुल ही रटी होनी चाहिए। 6th सेंचुरी, ये भी रट लेंगे। ठीक है, चरक की पहली टीका। आगे देखिए, चरक पंजिका, ये स्वामी कुमार ने लिखी है, टाइम है इनका 7th सेंचुरी, याद रखना है। देखो, हम जब स्वामी के पास कहीं जाते हैं आशीर्वाद लेने, है ना, तो वो क्या करते हैं, हाथ से पंजे तो दिखाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। इस तरह याद रख सकते हो कि पंजा किसका है, स्वामी जी का। तो चरक पंजिका स्वामी कुमार। और स्वामी जी ही यानी पंडित जी जो है शादी वगैरह कराते हैं ऐसे, तो 7 फेरे होते हैं, उस तरह याद कर सकते हो। तो 7वीं सदी इनका टाइम है, 7th सेंचुरी। तो चरक पंजिका स्वामी कुमार, 7th सेंचुरी। नेक्स्ट है निरंतर पद व्याख्या, ये जेजेट की रचना है। इनका टाइम है 9th सेंचुरी, बहुत बहुत जरूरी है। जेजेट, है ना, इन्होंने सब पे लिखा है, चरक सुश्रुत वाग्भट तीनों के ऊपर लिखा है। ये भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, चरक सुश्रुत वाग्भट तीनों पर टिकाएं की। ठीक है, निरंतर पद व्याख्या चरक के ऊपर लिखी है, बहुत जरूरी। 9th सेंचुरी। ठीक है, याद करने के लिए ऐसा कर सकते हो कि निरंतर किसी को कह रहे हो कि भाई जाओ जाओ जाओ, जेट जेट ऐसा नाम है ना, कि जा जा, निरंतर बोल रहे हैं जा जा, निकल जा यहाँ से, चला जा, ऐसा करके। तो जेट जेट निरंतर पद व्याख्या। परिहार वर्तिका आषाढ़ वर्मा, 9th सेंचुरी। ठीक है, तो परिहार वर्तिका आषाढ़ वर्मा, तो ऐसा याद कर सकते हो कि परी को बुला रहे हैं, मान लो परी आ, ऐसा करके, या फिर कि आषाढ़ के महीने का परिहार करना चाहिए। परिहार मतलब कि दूर रहना चाहिए, ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, उस तरह भी याद कर सकते हो, याद करना है कुल मिला के। तो परिहार वर्तिका आषाढ़ वर्मा, 9th सेंचुरी। बृहद तंत्र प्रदीप नरदत्त की रचना है, 10th सेंचुरी इनका टाइम है। अब एक और बात ध्यान रखना, जहां भी आपको दा लेटर मिलेगा, दा, तो उनका टाइम जो होगा ना ज्यादातर वो 10 होगा। जैसे सुश्रुत ने बताया कि सा वाले आंसर होता है, सुश्रुत सूतिकागार को रिष्टम या रिष्टागार कहा है ना। इसी तरह जैसे बृहद तंत्र प्रदीप बुक का नाम है, तो प्रदीप में दा आ रहा है, इनके नाम में नरदत्त में दा आ रहा है, तो इनका टाइम जो है वो 10वीं सदी है। दा 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 ऐसा करके याद कर सकते हो। तो 10th सेंचुरी। अगली बुक है चरक चंद्रिका, वो गैदास ने लिखी है। गैदास को चंद्रिकाकार कहा जाता है क्योंकि इनकी रचनाओं के अंत में आपको चंद्रिका शब्द दिखाई देगा, तो इसीलिए इनको चंद्रिकाकार भी कहते हैं, गैदास को। ठीक है, अगेन चरक चंद्रिका, तो देखो दा लग रहा है, गैदास नाम में दा आ रहा है, तो टाइम क्या है इनका, 10वीं सदी। ठीक है, इनको चंद्रिकाकार भी कहते हैं। इन्होंने सुश्रुत संहिता पर भी न्याय चंद्रिका टीका लिखी है, जिसको न्याय पंजिका या बृहत पंजिका भी कहते हैं, जो सिर्फ निदान स्थान पर लिखी गई है, यानी पूरे सुश्रुत में नहीं लिखी है। कह रहे हैं सुश्रुत संहिता के निदान स्थान पे न्याय चंद्रिका लिखी है इन्होंने। चरक पे लिखी चरक चंद्रिका, सुश्रुत पे लिखी न्याय चंद्रिका। उसी को न्याय पंजिका भी कहते हैं। ये पंजिका है बेटा, परिज का वर्ड हो गया, तो पंजिका है, या फिर बृहद पंजिका भी कहते हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेद दीपिका। तो चरक की सबसे फेमस टीका, सबसे ऑथेंटिक टीका जो मानी जाती है, वो ये है आयुर्वेद दीपिका। चक्रपाणी ने लिखी है, 11वीं सदी इनका टाइम है। तो चरक की सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका आयुर्वेद दीपिका, 11th सेंचुरी, बिल्कुल याद कर लोगे। यही देख पा रहे हो, इसी नाम से एक और टीका मिलती है हमें, शारंगधर संहिता पर लिखी हुई आयुर्वेद दीपिका, जिसको हम गुढ़ांत दीपिका भी कहते हैं। वो शारंगधर पर लिखी है, रुद्र भट्ट ने लिखी है। राइटर का नाम भी लिखा है रुद्र भट्ट। एक दीपिका टीका भी मिलती है, वो एक और बुक है वैद्यक जीवन। ठीक है, वैद्यक जीवन, उसके ऊपर लिखी गई है, तो वो भी रुद्र भट्ट ने लिखी है। टाइम तो इनका 17वीं शताब्दी, एक ही टाइम रहेगा रुद्र भट्ट का। तो रुद्र भट्ट 17वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने शारंगधर के ऊपर आयुर्वेद दीपिका या गुढ़ांत दीपिका लिखी है, और वैद्यक जीवन एक बुक है, उसके ऊपर दीपिका टीका लिखी है। ठीक है, दीपिका सिर्फ। यही देख पा रहे हो, जो वैद्यक जीवन बुक है ओरिजिनली, वो लोलिम राज ने लिखी है। ये बुक है वैद्यक जीवन, ये लोलिम राज ने लिखी है, 17वीं सदी उनका टाइम पे लिखा हुआ है। ठीक, ये जो वैद्यक जीवन बुक है लोलिम राज की, ये फेमस क्यों है, इसमें दो तीन चीजें काफी फेमस है। एक तो जैसे लवंगादी बटी आप नाम पढ़ते होगे, वो इन्होंने दी है, उससे 8 घटिका में कास्ट ठीक हो जाता है, ऐसी बात लिखी हुई है।
ठीक है। प्लस इन्हीं लोलिमराज ने एक श्लोक दिया है, पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणम। पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणम, इस श्लोक का मतलब है कि अगर आप बीमार हो और आप पथ्य का पालन नहीं करते हो तो आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप ठीक नहीं होगे। इसी तरह आप बीमार हो और पथ्य का पालन करते हो तो भी आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। कह रहे हैं क्यों? कि पहली बात तो आप बीमार ही नहीं होगे, और हो गए हो तो अपने आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि पथ्य का पालन कर रहे हो। तो इन्होंने पथ्य का इंपॉर्टेंस बताया है, चाहो तो लिख सकते हो, पथ्य सति गद आर्तस्य, गद आर्तस्य किम औषध निषेवणम, किम औषध निषेवणम। तो कुल मिला के इन्होंने ये कह दिया कि दवा से कुछ नहीं होता, पथ्य का पालन करने से होता है। वो इन्हीं का श्लोक है लोली महाराज का, ठीक है। इन्हीं की वटी है, लिख लो लवंगादी वटी, लवंगादी वटी वो भी इन्होंने दी। और उसके सामने लिख लेना, 8 घटिका में कास ठीक हो जाता है उससे, कि 8 घटिका इतने टाइम में कास ठीक हो जाता है। आगे देखिए, न्यास टीका अमित प्रभ ने लिखी है, 11वीं सदी टाइम है। न्यास टीका अमित प्रभ, 11वीं सदी। बेटा रटने वाला पॉइंट है, आपको थोड़ी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, मेरी स्पीड थोड़ा सा तेज ही रहेगी। इस वाले बैच के अंदर मैंने कहा कि 100 डेज में हमें हर हाल में खत्म करना है। टारगेट ये है कि कोई अगर यहाँ पढ़ रहा हो या ये पीजीटी के लिए, तो वो भी लगभग अपना सिलेबस खत्म कर ले यहीं पढ़ के। बाकी उसके पास ऑप्शन है, चाहे तो पहले वाले बैच में आके भी अपना जो रहा हुआ पार्ट है वो भी कंप्लीट कर सकता है, यानी विद इन नेक्स्ट 70 डेज अराउंड कंप्लीट कर लोगे आराम से सिलेबस, है ना। अदरवाइज हमको 100 डेज में कंप्लीट करना ही है। 100 में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी 100 डेज में कंप्लीट करना है सब कुछ। ठीक, तो मेहनत आप भी करोगे। मैंने पहले भी कहा है कि इस लेवल पे आप मैच्योर होके आए होगे कि हाँ हमको करना है, क्योंकि आप कह नहीं सकते यूपीएससी का एग्जाम कब आ जाए। मान लो एक दिन नोटिफिकेशन आएगा और तुरंत एग्जाम बस शुरू हो जाएगा कि एग्जाम है अब इतने दिन बाद। ठीक है, 2 हफ्ते लगभग हम मान लेते हैं टाइमलाइन, 2 से 3 हफ्ते इतना पहले नोटिस आता है कि एग्जाम है आपका। आगे देखिए, तो न्यास टीका अमित प्रभ, 11वीं सदी, देख लेना। देखो अमित का मतलब ये होता है नया, ठीक है, वैसे भी याद कर सकते हो, अमित प्रभ न्यास टीका, तो नया यानी न्यास, और अमित यानी अमित, नया, जो मैंने कहा आपसे। चरक भाष्यकार कौन है, ऐसा सवाल आ चुका है, तो श्री कृष्ण वैद्य। तो मेरा तरीका इसमें यह है कि भगवान श्री कृष्ण की जो भाषा शैली दिखाते हैं ना, बोलने का तरीका, वो बड़ा अच्छा दिखाते हैं, है ना, कि उनको भाषा का बड़ा अच्छे से ज्ञान है। तो ऐसे ही याद रखते हैं कि श्री कृष्ण वैद्य, तो भाषा उनकी अच्छी थी, मतलब ऐसा। तो चरक भाष्यकार श्री कृष्ण वैद्य, 11वीं सेंचुरी। वार्तिककार क्षीर स्वामी दत्त, 11वीं सेंचुरी। ये भी सवाल आ चुका है कि वार्तिककार कौन है, तो क्षीर स्वामी वार्तिककार, ठीक है, क्षीर स्वामी वार्तिक। ऐसा देख सकते हो, बत्तख जो होती है, डक जो होती है, मतलब अगर हिंदी वर्ड देखो आप, तो वो शीर जैसा कलर होता है उसका, तो उस तरह भी याद कर सकते हो, शीर वार्तिककार, है ना। चरक तत्व प्रतीक प्रदीपिका शिवदास सेन, 15वीं सेंचुरी, इनका टाइम है। देखो शिवदास सेन जो भी लिखते हैं ना, उसमें तत्व शब्द ऐड कर देते हैं जनरली, हमने देखा है। तो आप यहाँ भी देखोगे आगे कि शिवदास सेन ने चक्रदत्त के ऊपर भी तत्व चंद्रिका टीका लिखी है, तो वहां भी तत्व शब्द देख रहे हो, यहाँ भी देख रहे हो तत्व। और देख लो, अष्टांग हृदय पर तत्व बोध लिखी है, सिर्फ उत्तर तंत्र पे उनके। रस रत्न समुच्चय पे तत्व बोधनी लिखी है अगेन। तो इनके सारे जो नाम है बुक्स के, सब में तत्व आपको दिखाई देगा। ठीक है, बाकी आपको याद तो करना ही है। ठीक है, कि चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन ने लिखी, चरक के ऊपर, क्योंकि चरक का नाम आ गया। और चक्रदत्त पर तत्व चंद्रिका लिखी है, तत्व चंद्रिका वो चक्रदत्त पे है। अष्टांग हृदय पे तत्व बोध सिर्फ उत्तर तंत्र पे है। रस रत्न समुच्चय पे तत्व बोधिनी, रस रत्न समुच्चय तत्व बोधिनी। तो बेटा मैं देख रहा हूँ टाइम फिनिश होने को आया, तो आज यहीं तक रखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आज की डेट तक हम एक ही सेशन लेंगे, तो आज का एक सेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया। जो मंडे से आपकी क्लास होगी ऑफिशियल इस बैच की जो होगी, उसमें फिर अब आपके 2 सेशन उस तरह से होंगे, और क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तो वो भी आपको बता दूंगा कुछ। आप 10 दिन 15 दिन के बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन भी शुरू कर देंगे साथ में एक। ठीक है, वो या तो पहले रहेगा जस्ट आपके बैच के, या बाद रहेगा, पहले ही बताया था आपको मैंने। ठीक है, कोई सवाल हो जो नए लोग हैं खासकर उनका, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप लोग। और प्रोबेबली मंडे से आईडी भी चेंज हो जाएगी। जिन लोगों ने बेटा फीस वगैरह सबमिट कर दी है, तो मुझे एक बार मैसेज डाल देना आज, कि मैं ग्रुप बना दूं, आपको ऐड कर दूं ग्रुप के अंदर। ठीक है, चाहे पुराने लोग हो नए लोग हो, जिनकी फीस सबमिट हो गई है, तो वो लोग मुझे मैसेज डाल देंगे।
ठीक है, ग्रुप में ऐड करने के लिए इस वाले के अंदर। बाकी जो अपने जिस बैच में पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ते रहोगे, यहाँ पे आप आ जाओगे, आईडी आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। ठीक, लेकिन याद होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा है, आप 2 बैच करो 3 बैच करो, मुझे चाहिए याद होना चाहिए जितना पढ़ रहे हो। फिलहाल आज के लिए इतना, थैंक यू, मंडे को मिलेंगे।